यहाँ डॉक्टर साहब हमारे पास BS, MPhil और इस सतह के तालिब इल्म यहाँ मौजूद हैं। कुछ इनमें से इस्तिज़ा हैं जो यहाँ बतौर ख़ास आपके साथ मुकालमा करने के लिए तशरीफ़ लाए। आज की जो गुफ्तगू है उसका हम बाकायदा आगाज़ कर रहे हैं और आगाज़ में इस तकरीब के मैं डॉक्टर सुमेरा अकबर साहिबा से कहूँगा कि जो हमारे तालिब इल्म हैं उनसे डॉक्टर साहब का तारुफ करवा दें और उस तारुफ के बाद फिर हम अपने मेहमान की तरफ बढ़ेंगे। बेहद शुक्रिया डॉक्टर अब्दुल अजीज मलिक साहब, हाशमी साहब और डॉक्टर वहीद अहमद साहब की इजाज़त से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वहीद अहमद की उर्दू नज़्म जो है वो एक तिलिस्मे होश है जहाँ पे गाह गाह हैरतों के सामान बिखरे पड़े हैं। हमारे शहर लायलपुर का एजाज़ के डॉक्टर वहीद अहमद साहब ने उर्दू नज़्म के दूसरे जन्म की सूरत इस शहर में आँख खोली और हमारी जामिया की खुशबख्ती के डॉक्टर साहब ने यहाँ से इस तारीखी जामिया से गवर्नमेंट कॉलेज लायलपुर से FSC की हम इन्हें खुशामदीद कहते हैं। और डॉक्टर साहब अपनी जो शायरी है उसका रस दाग की गज़ल और मजीद अमजद की नज़्म से कशीद करते हैं और ये जो आज़ाद तक 4 नज़मियाँ मजमुए शफाफियाँ, हम आग चुराते हैं, नज़्मनामा और परियां उतरती हैं, ज़ीनत किरतास हो चुके हैं। और नज़्म के इस बाकमाल शायर ने उर्दू फिक्शन के मैदान में भी फतह के झंडे गाड़े। उर्दू दुनिया को जीनू और मुंदरी वाला जैसे 2 शाहकार नावल अता किए हैं। तो वहीद अहमद साहब की जो शख्सियत है वो अदब, आर्ट, फ़नून, फ़लसफ़ा और साइंस का एक बड़ा खूबसूरत और नायाब इम्तिजाज है। तो हम सब इस दिलनशीं, दिलकश और हर दिल अजीज शायर को अपनी जामिया में मुतासरीन वहीद अहमद की जानिब से खुशामदीद कहते हैं। और मैं वजाहत करूँगी कि यहाँ पे मुतासरीन जो है वो अंग्रेजी के इम्प्रेस का उर्दू तर्जुमा है। और मैं बस अपनी गुफ्तगू के इख्तिताम जो है ना वहीद अहमद साहब की नज़्म के एक लतीफ़ से टुकड़े से करूँगी जो उनकी पहचान है और जिसको शायरों का कौमी तराना कहा जाता है। हम शायर होते हैं, हम शायर होते हैं, हम पैदा करते हैं, हम गीली मट्टी को मुट्ठी में भींचा करते हैं तो शक्लें बनती हैं। हम उनकी चूंचें खोल के सांसें फूंका करते हैं। जो मट्टी थे वो छू लेने से तायर होते हैं। हम शायर होते हैं। बहुत शुक्रिया। अब हम डॉक्टर साहब की तरफ बढ़ते हैं बिला ताखीर, क्योंकि ज़्यादा गुफ्तगू ये करें तो ज़्यादा बेहतर है। हम तो उनकी गुफ्तगू सुनने के लिए और इनसे मुकालमा करने के लिए हाजिर हुए हैं। डॉक्टर साहब शायरी और नस्र दोनों में ज़ाहिर लिखते हैं। 2 बहुत बेहतरीन और अच्छे नावल जो हैं उन्होंने उर्दू अदब को दिए, फिर नज़में दी और उनके मुताले से महसूस होता है कि उनकी जो रूह है वो खाना बदोश की रूह है। कभी ये ज़ीनो अरस्तू के अहद में पहुंच जाती है, कभी सलाहुद्दीन अयूबी के अहद की जो जंगें हैं वहां पहुंची होती हैं, कभी अशोका से मुकालमा कर रही होती है, कभी नक्शे से गुफ्तगू कर रही होती है, तो कभी ऐदे हाजिर के सारफी कल्चर से मुकालमा करती हुई नजर आती है। सबसे पहले तो तारिक हाशमी साहब को जो है बहुत बहुत मुबारक हो कि, और आपको भी मुबारक हो कि एक तख्लीक़कार जो है वो आपके शोबे के सरबराह हैं। ये एक बहुत ही खुशखबरी वाली बात होती है। अमूमन हमारे लोग PhDs होते हैं लेकिन तख्लीक़कार कम होते हैं।
तो ये मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं। कल भी ये बात कर रहे थे कि जब मेरे 1994 में मेरी पहली किताब आई तो उसकी रुनुमाई की तकरीब में भी ये मौजूद थे, ठीक, और ये सारी रुदात सुना रहे थे। तो बड़ी खुशी की बात है कि लिटरेचर के लोग सारे यहाँ पे बैठे हुए हैं, चाहे वो उर्दू हो या इंग्लिश हो या पंजाबी हो या फारसी हो। लाइलपुर से मेरा ताल्लुक है, मेरे दोनों वालिदैन लाइलपुर से हैं। मेरे वालिद साहब का गांव 66 धांधरा है, बड़ा मशहूर गांव, जंग रोड पे। अब तो वो शहर का हिस्सा ही बन गया तकरीबन। और मेरी अम्मी का गांव जो है वो चक झुमरा के पास है, लाहौरियों वाला। तो मैं अपने आप को नजीबुत्तरफैन लाइलपुरी कहता हूँ। तो मैं अब्दुल्लापुर में पैदा हुआ था 12 नवंबर 1959 को। तो फिर यहीं पे पढ़ता रहा मैं। और मेरे वालिद साहब, वो सही कहा है कि खाना बदोशी जो है शायद हमारे जीन्स में है। तो वालिद साहब की तरफ से ये मुझ में आई। तो वो मुख्तलिफ शहरों में मूव करते थे। तो प्राइमरी जब मैंने की तो फिर साहिवाल, उनकी मुल्तान में पोस्टिंग हुई, वहां से मैंने प्राइमरी की। फिर मैं चला गया साहिवाल, सन 1971 से 74 तक साहिवाल में रहे। वहां से मैंने मैट्रिक किया था। फिर हम लोग लाइलपुर में आ गए। हम लोग जो हैं मतलब हजारों लोग इसे लाइलपुर कहते हैं, हम फैसलाबाद नहीं कहते, क्योंकि ये हमारा लाइलपुर है। तो यहाँ पे आए तो फिर मैं 1974 में इस गवर्नमेंट कॉलेज में दाखिल हुआ और मैंने एसएससी 1976 में की। उस वक्त इसको गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज कहते थे। बिल्कुल ये वाला प्रेमिसेस था। इधर से हम ये इमाम बारगाह की तरफ से एंटर होते थे, इन्हीं राहदारियों में और इन्हीं कमरों में हम लोग पढ़ते थे। किसी जगह फिजिक्स है, कहीं केमिस्ट्री, कहीं बायोलॉजी, कहीं लैब्स थी, कहीं। तो इस दर्सगाह के साथ मेरा बहुत ही दिल का रिश्ता है। और यहाँ बहुत बड़े बड़े लोग जो हैं वो पढ़ाया करते थे, जो बाद में हमारे सीनियर्स में शुमार हुए। जैसे रियाज मजीद साहब हैं, फिर अनवर महमूद खालिद थे यहाँ पे, फिर डॉक्टर रियाज अहमद रियाज यहाँ पे थे, और जी, तो ये सारे बहुत बड़े बड़े प्रोफेसर थे। लेकिन ये हमें नहीं पढ़ाते थे, हमारी क्लास छोटी थी। तो ये तो ग्रेजुएशन को पढ़ाते थे, मास्टर्स। तो हमें, हमारी क्लास को ख्वाहिश ही होती थी कि हम इनसे पढ़ें। बहरहाल ये 7 धोबी घाट का ग्राउंड जो है, जिसमें बहुत सारी पार्टीशन हो गई हैं, ये एक ही ग्राउंड होता था। तो यहाँ मुख्तलिफ किस्म के जलसे जुलूस होते थे। मतलब हमने यहाँ एज ए स्टूडेंट जितने बड़े बड़े लीडर्स हैं पाकिस्तान के, उन सबको देखा हुआ है। यहाँ कॉलेज से हम वहाँ चले जाते थे। तो यहाँ 1 लाख 1.5 लाख आदमी आता था इस धोबी घाट के अंदर। यहीं पे मैंने जुल्फकार अली भुट्टो को भी देखा हुआ है। ये जितने PNA के लोग थे वो सारे, मुफ्ती महमूद से लेके और शाह अहमद नूरानी, वली खान वगैरह, ये सब लोग बड़े बड़े जो स्टारवार्ट्स हैं पाकिस्तान के, इन लोगों को सुनते थे। फिर यहाँ पे म्यूजिक की महफिलें होती थी, कवाली होती थी। नुसरत फतेह अली खान तो हमने हर गली कूचे में सुना हुआ है हम लोगों ने। वो मुझसे 10-15 साल बड़े थे। तो मैं जब बिल्कुल टीन्स में था तो 30 साल के थे। तो कभी लसूड़ी शाह में, कभी इस मज़ार पे, कभी उस मज़ार पे, कभी इस गली में, कभी उस कूचे में, सारी रात। तो कभी गुलाम फरीद साबरी आ गए तो उनको यहाँ पे महफिल हो गई, यहाँ पे इसी धोबी घाट। तो बड़ी कल भी मैं ये सोच रहा था कि जब मैं दाखिल हुआ, वो पिछले साइड से
के साथ इतनी बड़ी बड़ी जो बार्ब वायर हैं, उससे दरवाजा बंद था, लेकिन उस जमाने में ये बिल्कुल नहीं होता था। मतलब कोई बम वगैरह नहीं फटते थे, कोई खुद कुछ नहीं था। तो ये साथ आप देख लीजिए ना कि इतना बड़ा लाख बंदा खड़ा हुआ है और कोई सिक्योरिटी नहीं होती थी महफूज से। तो ये सारे जो अजाब हैं ये गुज़िश्ता को 15-20 साल में आए हैं। इससे पहले खास तौर पे लायलपुर जो है ये बहुत ही ज्यादा महफूज इलाका होता था और बहुत ही पुरअमन होता था। इसको झंग ने भी बहुत खराब किया है, और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं, उसकी तरफ खैर क्या जाना। बहरहाल तो 1976 में मैंने यहाँ से एफएससी की प्री मेडिकल, और फिर मैं पंजाब मेडिकल कॉलेज में दाखिल हुआ। उस वक्त पंजाब मेडिकल कॉलेज की बिल्डिंग नहीं बनी थी, तो हम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के अंदर एक किसान हॉल था, वहां पे पंजाब मेडिकल कॉलेज होता। तो फिर जब हम लोग फाइनल ईयर में गए तो फिर वो बिल्डिंग बन गई थी, जिसे आप पंजाब मेडिकल कॉलेज कहते हैं, या फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी जो है। अलाइड अस्पताल उस वक्त नहीं बना था, तो हम लोग फिर सिविल अस्पताल जो है स्टेशन के साथ, वहां से हम लोगों ने हाउस जॉब किया। मैंने सर्जरी में हाउस जॉब किया था, तो बहुत ज्यादा सर्जरी की। डॉक्टर वली मोहम्मद सागर हमारे प्रोफेसर थे, वो सारा दिन सर्जरी करते थे। तो वो मैं उन्हें गाड़ी चलानी नहीं आती थी, तो मैं उनका ड्राइवर भी था। तो वो फिर मुझे मुख्तलिफ अस्पतालों में ले जाते थे, तो मुझे बहुत ज्यादा सर्जरी करने का इत्तेफाक हुआ है। हाउस जॉब में इतनी बड़ी बड़ी ऑपरेशन इतने बड़े बड़े नहीं देते हैं हाउस जॉबियंस को, लेकिन मैंने किए हुए हैं, बहुत मेजर ऑपरेशन किए। उसके बाद एकदम यूं हुआ कि चूंकि बहुत सारे मेडिकल कॉलेजेस खुल गए थे, तो एकदम एक फ्लड डॉक्टरों का आया। सिस्टम ने उसे एब्जॉर्ब नहीं किया, तो कोई फ्रस्ट्रेशन सी हुई, तो लोगों ने सिविल सर्विस में जाना शुरू कर दिया। तो मुझे भी किसी ने बहकाया, हालांकि मैं तो बहुत अच्छा डॉक्टर था वैसे। गुमराह भी हो जाते जी, मतलब इस तरह के मैंने जो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन को क्लियर किया, और मैं जो पक्का मेडिकल ऑफिसर होता है ना, वो था। मतलब एडहॉक पे नहीं था, मैं एक परमानेंट मेडिकल ऑफिसर था। और यहाँ खुरड़िया वाले के पास एक बेसिक हेल्थ यूनिट है गांव में, वहां पे मैं काम करता था। वहां मैंने 6-7 महीने एज मेडिकल ऑफिसर वहां पे काम। तो फिर किसी ने कहा कि तुम सिविल सर्विस में आओ, तुम तकरीरें भी करते हो, तुम शायर भी हो। उस वक्त शायरी शुरू हो गई थी सेकंड ईयर में, जब मेडिकल कॉलेज के मैं सेकंड ईयर में था, तो शायरी। तो तुम यूनियन में भी हो, तुम तकरीरें भी करते हो, तुम पढ़ते भी हो, और डॉक्टर कम हो और इधर उधर के काम ज्यादा हैं, तो तुम आओ सिविल सर्विस। तो वो उन्होंने मुझे पता नहीं गुमराह किया या क्या किया 12। तो फिर मैंने CSS यहाँ से किया। तो फिर 1985 में 85 में मैंने सिविल सर्विस एकेडमी ज्वाइन की, और फिर 2019 तक मैं सिविल सर्विस में रहा। और पाकिस्तान से बाहर बहुत सारी जगहों पे मैंने काम किया। 2019 में फिर जब मैं रिटायर हुआ, तो फिर मैंने तौबा की कि अब नहीं काम कर। अब एक 34 साल की सिविल सर्विस, और तो मेरे घर वालों ने बड़ी कोशिश की कि इसको किसी काम पे लगाएं, क्योंकि घर वालों से मुराद घर वाली है। तो वो फिर मैं, अब ये दूसरी दफा बहका रहे थे ना, तो वो फिर मैं इस बहकावे में नहीं आया। तो फिर अब मैं इस्लामाबाद में रहता हूँ, रिटायरमेंट के बाद वहाँ बहरिया टाउन में। तो वहाँ मैंने एक छोटी सी लाइब्रेरी बनाई हुई है, वहाँ मैं अपनी पसंद की किताबें रखता हूँ। तो वहाँ पे दोस्त साहब आए रहते हैं, तो मेला लगा रहता है, कभी मुशायरा शुरू हो जाता है, तो कभी गाना शुरू हो जाता है, और कभी गपशप शुरू हो जाती है। तो इस तरह की अब मुकम्मल कहना चाहिए फरागत कह लें या आवारागर्दी कह लें, कभी इस शहर में कभी उस शहर में। तो पहले भी मैं वैसे एक चीज का मुझे है फख्र हासिल, वो ये है कि मैं वैसे सिविल सर्वेंट भी, ये तारिक भाई को पता है,
कि शायद मैं वाहिद सिविल सर्वेंट हूं जो हमेशा मेन स्ट्रीम, अदब के मेन स्ट्रीम में रहा है। इनसे आप पूछें, ये उस वक्त स्टूडेंट थे, उस वक्त से इनसे दोस्ती है। तो मैं सिविल सर्विस के बावजूद मैं मेन स्ट्रीम में रहा हूँ। मैं के तौर पे तो मैं शायर हूँ, तो उसमें मैं ये सोचता हूँ कि हमारे जो सिविल सर्विस को लोग इतना पसंद नहीं करते हैं, वैसे अगर देखा जाए ना, नफरत से देखते हैं कि ये क्या लोग हैं। और इसको अंग्रेज ने इस तरह किया है, हालांकि सिविल सर्विस को इतना बड़ा वो हवा नहीं है। लेकिन एक बात जरूर है कि मैं अपने कुलीग्स को और अपने सीनियर्स को जब देखता हूँ, जैसे मुस्तफा जैदी साहब से लेके और इतने बड़े बड़े लोग थे, लेकिन ये लोग मेन स्ट्रीम में नहीं थे। मेरा ख्याल है शायद मैं वाहिद सिविल सर्वेंट हूं जो मेन स्ट्रीम में था। मैं जब सन 1978 में मैंने पहली नज्म लिखी, खिलौने, तो 78 से लेके और अभी तक मैं मुसलसल जो अदबी हलके हैं उनका हिस्सा हूं। मैं सर्विस के दौरान भी, बल्कि मुझे बड़ी खुशी होती थी जब मेरे दोस्त साहब कहते थे कि तुम कहाँ पे हो आजकल, हालांकि अफसरों के बारे में सबको पता है। आपने डॉक्टर साहब बताया कि आप बुनियादी तौर पर शायर हैं, जी। लेकिन नसर की तरफ आप कैसे आ गए, और ये भी किसी ने गुमराह किया या फिर गुमराही इस तारा है आजकल। क्या है? पहले मैं थोड़ा सा शायरी के बारे में बता लूं कि मलिक साहब, फिर मैं आपको बताता हूं। सन 1971 से 74 तक हम लोग रहे, मजीद अमजद वहां रहते थे, ठीक है जी। ये फ्रीद टाउन साहिवाल। तो अब ये जो आप लिटरेचर के लोग हैं, आपको ये बात बड़ी दिलचस्प लगेगी कि हमारा जो करिकुलम होता है उसका एक मिजाज है। मुझे तो, मैं अक्सर बेशतर जब देखता हूँ तदरीसी किताबें, तो वो पता नहीं कौन लोग बनाते हैं या लिखते हैं। हैरत होती है मुझे अक्सर बेशतर, उसमें जो चीजें होनी चाहिए नहीं होती बाल औक़ात, और जो गैर जरूरी चीजें उसमें मौजूद होती हैं। ये मेरा जाती एक वो है। तो हमें जब उर्दू पढ़ाई गई तो शरीफ हिजाजी साहब हमारे क्लास के टीचर थे। उन्होंने कहा कि उर्दू नज्म मैं आपकी क्लास को पढ़ाऊंगा, लेकिन क्योंकि आप लोगों ने इम्तहान देना है, तो उसमें वही नज़में होती थी जो कि एक टिपिकल होती है ना, जैसे नज़ीर अकबर आबादी की बरसात की बहारें और वो सारा, आदमी नामा, या नून मीम राशिद के आदमी तो तुम भी हो, आदमी तो हम भी हो। उन्होंने ये कहा कि आपको किताब की नज़में मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन मैं आपको असल नज़म भी पढ़ाऊंगा। और आपको मालूम होना चाहिए कि नज़म का सबसे बड़ा शायर हमारे शहर में रहता है, और उनका नाम मजीद अमजद, और वो मेरे दोस्त हैं, और उनकी किताब का नाम शब रफ्ता है। हमें शब रफ्ता 8वीं जमात से शुरू करवाई गई, 9वीं में पढ़ाई गई, 10वीं में पढ़ाई, और उसका कंपैरिजन किया गया यूरोपियन लिटरेचर के साथ। हमारे कॉम्प्रिहेंसिव स्कूल साहिवाल का उर्दू पढ़ाने का जो मायार था वो किसी यूनिवर्सिटी से कम नहीं था। 8वीं जमात, लेकिन वो जो ज़हनी लेवल है उसको मलहूज रखा जाता था। अब देखें ना, 8वीं जमात का बच्चा जो है वो चीजें तो नहीं समझ सकता जो इस जामे में समझते हैं। अब मैं जब 8वीं जमात में था, मैं जरा जल्दी चूंकि दाखिल हो गया था, मैं 12 साल का, तो मैं 12, 13 और 14 साल का जब था तो मुझे मजीद अमजद पढ़ाया गया, ठीक है। फिर मुझे मजीद अमजद से मिलवाया गया। मैं मजीद अमजद से दिन में 2 दफा उन्हें मैं सलाम करता था, क्योंकि वो मेरे घर के आगे से गुजरते। तो जी ये उसी का फैजान है। तो मैं उनसे मिला हुआ हूँ, मैं उनके साथ खाना खाया हुआ है। तो फिर 9th क्लास में जब हम लोग थे, तो जब छुट्टियां हुई गर्मियों की, तो मुझे शब रफ्ता दी मेरे
उस्ताद ने, और उन्होंने कहा कि इस किताब को आप पढ़ें, तो जहां तुम्हें समझ ना आए तो तुम मुझसे पूछो। तो उस दौरान ये फोटो कॉपियर नहीं हुआ करता था। ये आप देखिए ना, ये सन 1972 की मेरे ख्याल बात है। तो फिर मैंने एक दस्ता खरीदा, उस पर सारी शब रफ्ता लिख ली कागज से या हाथ से कलम। वो मैंने सारी लिखी थी, मुझे याद है कि पहले सफे से लेके आखिर। तो वो लिखते 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 मुझे नज्म का आहंग समझ आना शुरू, बच्चे के ऐसे थे, जैसे कुआं है, इमरोज, ये नज़में अभी भी मुझे 8वीं जमात से चल रही, और वो आहंग इतना भरपूर था कि वो अभी तक मेरे अंदर बहता है। कुआं चल रहा है, कुआं चल रहा है, मगर खेत सूखे पड़े हैं, न फसलें न खिरमन न दाना, न शाखों की बाहें न फूलों के मुखड़े, न कलियों के माथे न रुत की जवानी। गुजरता है क्यारों के प्यासे किनारों को जब चीरता तेज खूरंग पानी, तो जैसे जख्मों के दुखती तपकती तहों में किसी नेश्तर की रवानी। उधर धीरी धीरी कुएं की नफीरी है, छेड़े चली जा रही एक तना पुरस्रार गाना। अब ये चीज पढ़ते हुए एक बच्चे को भी समझ आती है कि क्या है अबद के समंदर की एक मौज जिस पर मेरी जिंदगी का कमल तैरता है, किसी अनसुनी दायमी रागनी की कोई तान, आजुर्दा आवारा बेकार, जो दम भर को आकर मेरी उलझी उलझी सी सांसों के संगीत में ढल गई है। जमाने की फैली हुई बेकरां वसतों में ये 2-4 लम्हों की मीयाद, तुलू गरूब महो महर के जावेदानी तसलसल की 2-4 कड़ियां। अब ये 8वीं जमात में हम लोगों को ये चीजें याद थी, और 9th में ये याद, ठीक है। आंखों में कोई बस जाता है, मीठी सी हंसी हंस जाता है, तो इस तरह की चीजें। तो हम लोगों ने उस वक्त गौर किया कि ये किस तरह की शायरी है, मतलब जो हम लोग पढ़ते हैं किताबों में वो कुछ और है, ये और है, बिल्कुल ही और है। तो फिर मैंने मजीद अमजद को देखा, तो वो सब लोगों से बिल्कुल जुदा, मुख्तलिफ, सारे शहर से अलग एक आदमी, उसकी शख्सियत ही, उसकी बॉडी लैंग्वेज ही, और साइकिल चलाते थे ऐसा ऐसा, और गोल चश्मों वाली ऐनक, और पतले दुबले, बहुत ऐसा साइकिल चलाते थे, यानी पैदल भी शायद आगे निकल जाते जी। और ट्रैफिक तो उस जमाने में नहीं होती थी, तो दूर से अगर कोई ट्रक नजर आ गया तो उतर जाते थे कि इतनी ट्रैफिक। तो मुझे बड़ी हैरत होती थी कि ये बुजुर्ग जो हैं ये किस तरह के हैं, ये अलग हैं। अब ये साइकिल से उतर गए हैं, तो साइकिल के साथ चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, चलते, तो मैं उनके पीछे काफी देर चलता रहता है कि ये कब इस पे चढ़ेंगे जी। फिर आगे जाके उन्हें ख्याल आता है कि हाँ साइकिल भी है, तो फिर वो उस पे बैठ जाते तो ये चीजें हम लोग देखते थे वहां पे। तो फिर मैंने वहां पे लिखा था कि उनको ट्रिब्यूट पेश किया था कि उजली उजली सड़कों पर एक गर्द भरी हैरानी में, साहिवाल में हमने उनकी साइकिल रोकी और मजीद अमजद से कहा, साइकिल मोटरसाइकिल रखना, कारों और जहाजों पर आना जाना तो हम जैसे छोटे लोगों की मजबूरी है। आप मजीद अमजद हैं, आप तो सूरज की किरणों पे भी आ जा सकते। वो ये सुनकर अपनी साइकिल से उतरे और हंसकर बोले, बेटा हम इन ईंटों के हम असर हैं जिन पर तुम चलते हो। तो ये वो माहौल था जिसमें हम लोगों ने लिटरेचर पढ़ा, ठीक है, दिल से हमें पढ़ाया गया, और वो फिर अंदर जो है ना बस गया। मजीद अमजद की जो सबसे मुस्तनद शायरी है वो उनकी शब रफ्ता की शायरी है। उसकी वजह है कि वो उन्होंने अपनी जिंदगी में किताब शाया की थी, सन 1958 में ये किताब छपी। उसके बाद जो उनका कुलियात बना है उसमें वो उजलत में बने हैं जितने भी बने,
उसमें बहुत सारी चीजों की नजर सानी होनी चाहिए थी, देखना चाहिए था कि किस तरह आपको शब रफ्ता में कोई झोल नजर नहीं आएगा, क्योंकि वो शायर ने खुद किताब बनाई थी। बहरहाल ये लंबी बात है। उसके बाद हम लोग फिर यहाँ पे से मैंने एफएससी की, तो जब मैं मेडिकल कॉलेज में गया तो वहां मैंने शायरी शुरू की 78 में। वहाँ एक बहुत ही अच्छे शायर थे, अब भी हैं, लिखे नहीं हैं, उनका नाम इफ्तिखार फैसल है, डॉक्टर इफ्तिखार फैसल सरगोदा के। वो हम सब लोगों के आइडियल थे, वो बहुत ही खूबसूरत शायरी करते थे। फिर वहाँ, हाँ उसे ताया कहते हैं उन्हें, तो मैं भी वहीं था। जावेद अनवर मुझसे 1 साल जूनियर था, वो भी वहीं था। फिर नदीम, साकिब नदीम, हुसैन आबिद, मोहसिन मघियाना, फिर नसर में आप देख लीजिए तो अब्दाल बेला, ये हम सब लोग एक जगह पे शायरी करते थे। और पंजाब मेडिकल कॉलेज एक पूरा एक दबिस्तान था, और उसको जो हमारे शहर के हल्का और बाग ज़ौक़ या और हैं, वो बहुत मोहब्बत से देखते थे। तो ये उस दौर की बात। और फिर ये ज़ियाउल हक़ के दौर की चूंकि बात है, तो मज़ामती शायरी भी जो है वो बड़ी शिद्दत से पंजाब मेडिकल कॉलेज में शुरू हुई और शहर में फैली। तो वहाँ से हम लोगों ने टेक ऑफ किया। तो उसके बाद हमारे कॉलेज से बहुत मशहूर शायर जो हैं वो सामने आए, जिनमें जावेद अनवर भी है मेरा दोस्त, और लोग भी हैं, कोई आजकल जर्मनी में है, कोई इंग्लैंड में है। तो ये वो सफ़र है अदब का। अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि भाई तुम शायर हो तो तुमने नावल क्यों लिखे, बल्कि कई नावल निगारों ने तो माइंड किया। मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब ने माइंड किया, तो वो मेरे बड़े भाइयों की तरह हैं। तो मैं बड़ा हैरान हुआ जब उन्होंने कहा कि तू मैंने दसिया ही नहीं। तो मैंने कहा कि अब आपसे एनओसी लेना चाहिए था, मतलब लिखने के लिए। कहते तुम शायर हो, तुमने ये क्या किया। लेकिन मेरे ख्याल में शायर, हाँ ये जरूर है कि जब मैंने जीनो लिखा तो उसके बाद बहुत सारे शायरों ने नावल लिखने शुरू कर दिए। अभी बहुत सारे लोग लिखते हैं, आपने देखा होगा एक बहुत तवील लाइन है कराची से लेके और इस्लामाबाद तक, बहुत सारे जो शायर हैं उन्होंने जीनों के बाद लिखना शुरू किया। उन्हें एक पता नहीं शायद एक रास्ता मिल गया। होता यूं है कि मेरा ख्याल है कुछ फनून लतीफ़ा जो हैं वो आपस में कजन्स हैं। कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो आप शायरी में कह सकते हैं, कुछ नहीं कह सकते। मैं ये शायर होने की हैसियत से कह रहा हूं। वो गुलकार कहता है, वो मूसीकार कहता है वो बातें, वो रक्कास कहता है, वो मुजस्सिमा साज कहता है, वो मुसव्विर कहता है। तो ये आपस में ये रिलेटेड चीजें हैं। कुछ चीजें यहाँ पे ज्यादा वाज़ेह हो जाती हैं, कुछ यहाँ हो जाती हैं, कुछ यहाँ पे हो जाती हैं। इसी तरह अगर हम अदब में आए तो कुछ ऐसे मज़ामीन हैं जो कि नज़्म बयान करती है, और नज़्म बहुत सारी चीजें कह जाती है। लेकिन कुछ कहानियां, अच्छा मैं अपने बारे में ये कहता हूँ कि मैं शायरी में कहानी लिखता हूँ। मेरी अक्सर व बेशतर नज़्में कहानियां हैं, बल्कि 70-80% जो मेरी शायरी है वो कहानियां हैं। कभी सुकरात जो है वो लाहौर कराची में आके बातें कर रहा है, कभी किसान की बेटी की शादी है, कभी एक बूढ़ा आदमी उसकी कहानी है, कभी सैफुल मुलूक पे चढ़ने की कहानी है, कभी अभी मैंने लेटेस्ट एक नज़्म लिखी है, वो आएगी अभी तस्तीर में शाया होगी, वो कभी तवील नज़्म है, वो वॉयजर 1 की कहानी है जो उड़ रहा है उसको, ठीक। तो इस तरह का, तो मैं शायरी में कहानी बयान करता हूँ, कहानी में शायरी होती है, क्योंकि शायर नसर ऐसे लिखे। तो बाज ऐसे मज़ामीन होते हैं शायद कि जो नज़्म में बयान नहीं हो सकते, तो उसके लिए फिर और जो सिंफ चाहिए, तो उसके लिए फिर नावल आता है। तो मेरे ज़हन में ये जीनो का एक कैरेक्टर बनना शुरू हो गया जो कि एक ख्याली कैरेक्टर है। लोग इसको गलत कहते हैं कि ये तारीखी, वो जीनो 2 और थे। जो तारीखी जीनो है वो ये वाला जीनो नहीं, ये मेरा जीनो है, इसे मैंने बनाया था। ये वो वाले जीनो नहीं, सिकंदर के जमाने में कोई जीनो नहीं था। बहरहाल वो बनता गया, तो उसके बाद मेरे ज़हन में आया, मैंने कहा कि ये तो नॉवेल है। तो फिर मैंने ये लिखना शुरू किया, और ये मैंने 5 साल में लिखा था।
98 में मैंने लिखना शुरू किया। उस वक्त मैं इस्लामाबाद में मेरी पोस्टिंग थी, तो फिर मेरी मानसहरा पोस्टिंग हुई, तो फिर 2003 में ये खत्म हुआ था। छोटा सा नावल है, लेकिन 5 साल में मैंने बड़े आराम से उसको लिखा। तो वहां मुझे नज्म और नसर का फर्क वाज़ेह हुआ, क्योंकि तजुर्बा हुआ ना। तो मैं इसी नतीजे पे पहुंचा कि शायरी जो है वो खुद ब खुद आती है। मैं शायरी की आमद पे यकीन रखता हूँ। शायरी 80% के करीब खुद आती है, इससे ज्यादा नहीं आ सकती, क्योंकि इससे आगे पर जलते हैं। वो नबूवत का मकाम है, तो इंसान का मुकाम यही है। उसके बाद नोक पलक आप दुरुस्त करते हैं तो शायरी बनती। लेकिन शायरी जबरदस्ती नहीं की जा सकती। जो शायरी जबरदस्ती की जाती है वो पहचानी जाती है, उसके अंदर रूह नहीं होती, जिस्म होता है। मतलब तो वो मैं अक्सर कहता हूं कि जबरदस्ती शायरी करने से बेहतर है कि आप फर्नीचर का कारोबार करें। आप कुर्सी मेज बनाएं, नज्म ना बनाएं, नज्म टूट जाएगी। तो ये खुद ब खुद उतरती है। जबकि नसर जो होती है ये आप बनाते हैं। नसर ऐसे बनाते हैं जैसे घर बनाया जाता है। जैसे यूनिवर्सिटी बनी हुई है, इसका PC1 बनाया है, तो आप PC1 बनाते हैं नॉवल का, उसके ऊपर नॉवल बनता है। तो नज्म समझता हूं, और इसका तजुर्बा मैंने किया हुआ है। उसके बाद फिर 2012 में मुंदरी वाला नावल करा, और मुझे बड़ी हैरत है कि ये जीनो जो है ये खुद ब खुद इसका ये 6 एडिशंस छपे हैं। अभी 7वां ईरान से आ रहा है फारसी में, तो ये खुद ब खुद छपता जा रहा है बहुत ज्यादा। स्वीडिश तर्जमा हुआ है, अब ये पर्शियन तर्जमा आ रहा है, इंग्लिश का भी हो चुका है, वो भी आ जाएगा। तो वो जब ये नावल छाया हुआ तो तारड़ साहब ने गुस्से में कहा कि इसकी उम्र 6 महीने है। तो जब 6 महीने गुजर गए तो किसी ने पूछा जी 6 महीने तो हो गए हैं। बहरहाल ये चलता जा रहा है, और अब देख लीजिए इसको 20 साल हो गए हैं। ये 2002 में आया था, तो ये सबसे ज्यादा पढ़ा गया है। मैं बड़ा हैरान होता हूँ इसके बारे में। तो इसी तरह मुंदरी वाला के भी कई एडिशन आ चुके हैं, मेरी किताबों के आते रहते हैं एडिशन। तो वो जो आप मलिक साहब पूछ रहे थे ना, उसकी बैकग्राउंड ये है कि मेरे ख्याल में ये कोई दानिस्ता नहीं था, ना किसी ने फरमाइश की थी। मैं फरमाइशी नहीं लिखता हूँ, मैं ये बिल्कुल जो है ना मेरी अपनी स्वाबदीद होती है। शायरी भी मैं अपनी मर्जी से करता हूँ। जब शुरू में मैंने नज़में लिखनी शुरू की तो लोगों ने कहा कि ये किस तरह की नज़म है, ऐसे तो नज़म नहीं होती। तो मैंने कहा मुझे तो ऐसी आती है, तो अब भी मैं वैसे ही लिखता हूँ। अब कहते हैं कि ठीक है। कि हमारे नॉवल असल में ना एक बड़ा ही सेट पैटर्न है। मसलन हमारे यहाँ जब भी नॉवल की बात की जाती है फौरन उसको आग का दरिया के साथ कंपेयर करते हैं। भाई क्या जरूरत, बताएं। अब उसको घसीट घसाट के आग के दरिया के पास ले जाने की जरूरत क्या है। कुर्रतुल ऐन हैदर बेचारी जो थी मादाम, वो खुद बड़ी परेशान होती थी कि इन्होंने एक मेरा नावल पकड़ लिया है, मैंने इतनी सारी चीजें लिखी, आग का दरिया आग, क्योंकि इन्होंने पढ़ा ही आग का दरिया है लोगों ने, और कुछ पढ़ते नहीं पता नहीं सुना वो भी। अब जब जीनो मैंने लिखा तो मुझे बड़ी हैरत हुई। कहते हैं कि ये तो आग के दरिया की का तसलसल है। का ये मेरे तो वहम गुमान में भी नहीं था। कहते हैं इसमें भी वक्त फैला हुआ है तो उसमें भी फैला हुआ। मैंने कहा जी कमाल, आपने मुमासलत निकाली है, कुर्बान जाएं आप। तो हमारे यहाँ लोग ये कोशिश करते हैं कि आग का दरिया नहीं तो कम से कम उदास नस्लों के पास तो लेके जाएं नावल को, नहीं तो राजा की तो है। तो ये 3-4 चीजों के इर्द गिर्द घूमते फिरते रहते हैं। सारी दुनिया में इतनी सारी चीजें लिखी जा रही हैं, भाई आप उनको देखें। जब एक दफा जीनो लिखा वो बहुत ज्यादा पढ़ा जाने लगा, तो जब मेरा दूसरा नावल आया तो लोगों ने ज़हन में रखा कि ये भी जीनो जैसा है। अब वो उसको जीनो के साथ कंपेयर करते रहते हैं। एक बड़ी दिलचस्प बात होती है, जिसने पहले जीनो नहीं पढ़ा और वो मुंदरी वाला पढ़ता है तो वो मुंदरी वाले को पसंद करता है, वरना वो कहते हैं कि ये तो जीनो से मुख्तलिफ है। अच्छा चलो ये
इसे शायरों को कौमी तराना कहते हैं। तो है कि उससे पहले मैं आपको एक छोटी नज़म सुनाता हूँ जो मुझे ऐसे बैठे बैठे याद आ गई। मैं बाज़ औक़ात जो गैर मुरवजा बहरें हैं उनमें लिखता हूँ। मसलन पंजाबी की बहरों में लिखता हूँ जिसमें कम लिखा जाता है ना। तो एक पंजाबी की बहर है जो कि अक्सर बेशतर लिखी जाती है, तो उसमें मैंने एक नज़म लिखी थी, उसका उन्वान है सारा दिन। ठीक है, आप इसकी बहर देखें, आपको पंजाबी की नजर आएगी। इस पे शारब अंसारी साहब की बहुत खूबसूरत नज़म है, जंग के जो शारब अंसारी हैं, और पंजाबी की सारा दिन कि जब फूटी कौंपल धूप की हम घर से निकले। ठीक है, जब फूटी कौंपल धूप की हम घर से निकले, फिर शहर की बहती धार में हलकोरे खाए, एक लहर की दस्तराजियां साहिल पर लाईं, एक रेस्तुरान में चाय पी और जिस्म सुखाया। अब धूप दरख्त जवान था, छतनार हुआ था, तो हमने तन्हा रेत पर तन्हाई तानी और उसके नीचे रंग रंग की बातें खोली। कुछ बातें गुजरे वक्त की जो हमने देखा, कुछ आने वाले वक्त की जो किसने देखा, कुछ सरसों दिन खलियान की लचकीली पीली, जब आंखें सम फुलकारती चमकीली नीली, कुछ शामें रंग उछालती गहरा नारंगी, कुछ रोजो शब बेकार से बेजान शतरंजी। जब घर लौटे तो शाम की पतझड़ होती थी, जो लम्हा लम्हा गर्द थी कपड़ों से झाड़ी, जो बहती धार के खार थे पांव से खींचे। फिर दोनों ने दहलीज पर आवाजें रख दी और आंखें बुझती रोशनी के हाथ में दे दी। हम शायर होते हैं, हम पैदा करते हैं, हम गीली मिट्टी को मुट्ठी में भेंचा करते हैं तो शक्लें बनती हैं। हम उनकी चोंचें खोल के सांसें फूंका करते हैं, जो मिट्टी थे वो छू लेने से तायर होते हैं। हम शायर होते हैं, कनान में रहते हैं, जब जलवा करते हैं तो शस्तर अंगुश्तों को पोरे नश्तर देती, फिर खून टपकता है जो सर्द नहीं होता, एक सहमा सा सकता होता है, दर्द नहीं होता। यूनान के डाकू हैं, हम देवताओं के महल में नकब लगाया करते हैं। हम आसमान का नीला शह दरवाजा तोड़ते हैं, हम आग चुराते हैं तो इस दुनिया की यख चोटी से बर्फ पिघलती है, फिर जमे हुए सीने हिलते हैं, सांस उमकती है और शरियानों के मुंह खुलते हैं, खून धड़कता है। जीवन रामायण में जब रावण निस्तबदादी कारोबार चलाता है, हम सीता लिखते हैं। जब रथ के पहिए जिस्मों के खाशाक कुचलते हैं तो गीता लिखते हैं। जब होंठों के सहमे कपड़ों पर बखिया होता है, हम बोला करते हैं। और जब मंडी से एक एक तराजू गायब होता है तो जीवन को मीजान पर रखकर तोला करते हैं। मजदूरी करते हैं, हम लफ्जों के जंगल से लकड़ी काटा करते हैं। हम मरकशी के अंबार लगाते हैं, फिर रंदा फेरते हैं, फिर बरते हैं, फिर बिद मिलाते हैं, फिर चूल बिठाते हैं। हम थोड़े थोड़े हैं, इस भरी भराई दुनिया में हम कम कम होते हैं। जब शहर में जंगलदार आए और उसका चलन जंगलाए तो हम गार से आते हैं। जब जंगल शहर की जद में हो और उसका सुकून शहर आए तो बरगद से निकलते हैं। हम थोड़े थोड़े हैं, हम कम कम होते हैं। बहुत इंतजार नज़म का उन्वान है जी। बड़ी मुश्किल से दिन काटा,
बड़ी मुश्किल से दिन काटा, कभी कहवे के निश्तर से, कभी चाय के आरे से, कभी सिगरेट की छैनी से, कभी सोहान पानी के कड़े तेजाब धारे से। बड़ी मुश्किल से दिन काटा, बुरादा वक्त का हाथों से झाड़ा, जर्द गर्दालूद पोरें जो गुज़श्ता दिन के लम्हों से अटी थी, शाम के आंचल से पूछी। और फिर मैं रात के नमकीन नमीदा बहरे अस्वद में उतरकर उस सफीने के लिए पथरा गया जिसमें उसे मेरे लिए साहिल पे आना था। मैं अब तक पिंडलियों की मछलियां पानी में डाले बहरे अस्वद में खड़ा हूं, और उधर दुनिया में रोजाना सुना है दिन निकलता है, सुना है रात होती है। बहुत शुक्रिया मोहतरम डॉक्टर वहीद अहमद साहब, आपने जिस खूबसूरती से यादें ताज़ा की हैं, मैं समझता हूं कि ये भी अब तारीख का हिस्सा बनी है। वैसे तो हमारी जो अदबी मजलिसें होती हैं, माहौल है, फ़ज़ा है, उसमें तदरीस के हवाले से कई एक खदशात पाए जाते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि आज की इस मजलिस में आपने महसूस किया कि जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के जो अदब के शोबे हैं, वो चाहे फ़ारसी का शोबा है, चाहे पंजाबी का शोबा है, चाहे अंग्रेज़ी का शोबा है, तालिब इल्मों ने आपने महसूस किया, आपने देखा कि न सिर्फ यह है कि आपको पढ़ा है, बल्कि आपको रज के पढ़ा है, आपके मतून में वो पूरी तरह उतरे हैं। ये बात अयां थी। तो मैं चाहूँगा कि इन दिनों जो एक सोशल मीडिया पर भी हमारे तदरीसी माहौल के सिलसिले में और जामियात के सिलसिले में जो एक तूफ़ान बपा है कि मालूम नहीं कि यहाँ किस नौइयत की सरगर्मियाँ हैं, तो मैं चाहूँगा कि आप भी जब अदबी फ़ज़ा में कहीं गुफ्तगू करें तो जामियात के सिलसिले में जो एक पाया जाता है एक नुक्ता कि यहाँ शायद बड़ा एक यबूसत ज़दा माहौल होता है, एक रिवायती नौइयत की बातें होती हैं। तो आपने आज की मजलिस में देखा कि ना आपकी जानिब से कोई रिवायती बात हुई, ना तालिब इल्मों की जानिब से कोई रिवायती सवाल हुआ, ना असातिज़ा ने कोई घड़ा घड़ाया सवाल जो है वो किया है, और आपकी गुफ्तगू ने बहुत तवज्जो से सुनी है। इंशाअल्लाह हमारी इस नौइयत की तख्लीकी अदबी मजालिस का सिलसिला जारी रहेगा। मैं आपके शुक्रिया के साथ इस मजलिस के इख्तिताम का ऐलान करता हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका भी शुक्रिया।